हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं ओ लेवल M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्लास पार्ट 3 है और क्लास नंबर 11 है। इससे पहले हमारी 10 क्लासें आ चुकी हैं जिसमें हमने चैप्टर 1 की 8 क्लासें और चैप्टर 2 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को कवर कर लिया है। अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। देखिए, आज इस क्लास में हम डिवाइस ड्राइवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होता है, पहला टाइप था हमारा ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा टाइप है हमारा डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हमें डिवाइस ड्राइवर के बारे में पढ़ना। तो डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस और हार्डवेयर डिवाइस के बीच ब्रिज का कार्य करता है। अब ब्रिज क्या करते हैं, देखा होगा आपने, जैसे ये ब्रिज होता है, ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है। अब इस नदी को पार करके अगर आपको जाना है तो वहां पे हम क्या करते हैं, पुल बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं, तो लोग इसके ऊपर से होकर चले जाते। तो वैसे ही अगर आपको प्रिंटर कंप्यूटर से चलाना है तो प्रिंटर जब आप कंप्यूटर से जोड़ोगे सीपीयू से तो ये डायरेक्टली नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक डिवाइस का ड्राइवर चाहिए होगा जो इसे क्या करेगा, सीपीयू से कनेक्ट करवाएगा। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर के बिना आप कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं जैसे प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है आदि को सही तरीके से नहीं चला सकते। जब आप नया विंडोज इंस्टॉल करते हो और उससे कमांड देते हो तो प्रिंट नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना हो। जैसे अगर आपका प्रिंटर HP 1005 है तो आप इंटरनेट से इसका डिवाइस का प्रिंटर का एक ड्राइवर इंस्टॉल कराएंगे, उसे डाउनलोड करके जब इंस्टॉल करते हैं तभी ये आप कंप्यूटर से इसमें कमांड दे पाए। जो पेन ड्राइव होती हैं ये बहुत सारी प्लग एंड प्ले आती हैं। कैसी आती हैं? प्लग एंड प्ले। इसे क्या है, लगाते ही इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। इसका डिवाइस से ड्राइवर लगाते ही इंस्टॉल हो जाता है, तो अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसे भी डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। देखिए, विंडो 10 से पहले आपको अगर विंडोज 7 या विंडोज 8 में आपने देखा होगा क्या होता था, आपको आवाज अगर नहीं आती थी तो उसके लिए आपको ऑडियो ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर नेट नहीं चल रहा है तो उसके लिए लैन ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। तो हर एक चीज को चलाने के लिए हमें उसके ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर पर कनेक्ट काम करते हैं। ठीक है, अगले टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बेहतर तरीके से चलाने में और उसको मैनेज करने में, है ना, मदद करते हैं। ये सिस्टम की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी मेंटेनेंस में भी मदद करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में वायरस से बचाते हैं। डिस्क क्लीनअप, ये हमारी जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उनको क्लीन करके, है ना, डिस्क को साफ सुथरा रखते हैं। फायरवॉल, ये हमारे बाहर के अनऑथराइज एक्सेस से रोकते हैं, है ना। बैकअप सॉफ्टवेयर, हमारे इंपोर्टेंट डेटा का बैकअप लेकर रख लेते हैं, अगर हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाए, है ना, डिलीट हो जाए तो हमें उसका बैकअप मिल जाता है। फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, ये फाइल को कंप्रेस करके, अगर कोई फाइल 100 MB की है तो ये उसे 70 या 60 MB तक क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। अनइंस्टॉलर, जो फालतू के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। और भी बहुत सारे सिस्टम यूटिलिटी या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल आते हैं या आप इंटरनेट की मदद से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अगर आप इसके टाइप्स की बात करें कि कितने टाइप्स के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा डिस्क क्लीनअप। अब डिस्क क्लीनअप आपको नाम से पता चल रहा होगा, डिस्क को ये क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। अब यहाँ पे डिस्क, कौन सी डिस्क की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, ठीक है, या आपकी SSD हो सकती है। SSD क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्योंकि अब बहुत सारी जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं
उनके अंदर एसएसडी लग के आ रही है ना। तो ये क्या करती है, डेटा को स्टोर करके रखती है। ये एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या टूल है जो कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में अनावश्यक, जो बिना जरूरत की जंक फाइलें होती हैं, है ना, या टेम्परेरी फाइलें होती हैं, उनको ढूंढकर क्या करता है, रिमूव करता है, यानी कि उनको डिलीट करने में हमारी मदद करता है। इससे हमारे कंप्यूटर की जो है स्पीड बढ़ जाती है और स्टोरेज स्पेस खाली हो जाता है। ये जो फालतू की फाइलें पड़ी हुई थी, टेम्परेरी फाइलें, जो ये स्पेस घेर रही होंगी, 100 MB, 200 MB या 500 MB, ठीक है, तो जब ये डिलीट हो जाएंगी तो इतना स्पेस हमारे कंप्यूटर में बढ़ जाएगा और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब ये हमारा होता कैसे है, देखिए हम फाइल एक्सप्लोरर को खोलते हैं, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर को जब आप खोलेंगे तो इस तरह का आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आता है ड्राइव टूल्स, इसमें आता है मैनेज। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिस्क क्लीनअप। आप इस पे जाके ये डिस्क क्लीनअप, इस तरह से जोन सी भी डिस्क आपको, सी ड्राइव या डी ड्राइव या ई ड्राइव, जिस ड्राइव को भी आपको क्लीन करना है उसको आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में जाएंगे, है ना, डेस्कटॉप पर। देखिए डेस्कटॉप पर जाने के बाद आप यहाँ पे दिस पीसी पर क्लिक करेंगे। दिस पीसी पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। मान लीजिए आपको सी ड्राइव को क्या करना है, क्लीन करना है, तो आप सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे मैनेज डिस्क का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे ड्राइव टूल का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ड्राइव टूल में जाके ये डिस्क क्लीनअप नाम का आपको दिख रहा होगा। इस यूटिलिटी टूल्स पे जाके जब आप क्लिक करेंगे, डिस्क क्लीनअप पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लीन होके यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन सी फाइल है, जिस पे टिक आए केवल उन्हीं को आप इस तरीके से रहने दें, ठीक है। उसके बाद में क्लीन अप सिस्टम फाइल पे क्लिक करें और ये हमारे कंप्यूटर से जितनी भी टेम्परेरी फाइल होंगी उनको क्लीन करके कर देगा, है ना। देखिए डिस्क क्लीनअप 3.15 GB इसने हमारे सिस्टम को क्लीन कर दिया है। उसके बाद में ओके पे क्लिक कर दें और फिर ये डिलीट कर देगा उन फाइलों को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्क क्लीनअप किस तरीके से काम करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। सेम इसमें जिस तरीके से मैंने ऑप्शन दिया है आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम, अगला टूल है हमारे पास डिस्क डीफ्रेगमेंटर। डिस्क डीफ्रेगमेंटर ये क्या करता है, देखिए कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क के अंदर फाइलें होती हैं, है ना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको व्यवस्थित करना, कंटिन्यूअस एक स्थान पर मौजूद करना, जैसे सीरियल से रखना 1 2 3, है ना, 4 5, इस तरीके से एक कंटिन्यूअस फॉर्म में रखना ताकि वह लगातार अपनी कंटिन्यूअस स्थान पर मौजूद हों, है ना। कंप्यूटर में क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे इसके हिस्से होते हैं, जो हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क में फाइल के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं, जो अलग अलग जगहों पर बिखर जाते हैं और इसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। अब इन्हें जैसे हम अपने घर में कपड़े इधर उधर डाल देते हैं, पता लगा शर्ट पड़ी है ना, चारपाई पे, और पैंट पड़ी है हमारी किवाड़ के पीछे, तो इस तरीके से अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइडेड हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसे एक जगह इकट्ठा करना, सबको एक अलमारी में ऑर्गेनाइज तरीके से तय लगाकर जो रखते हैं, वो एक डीफ्रेगमेंट कर सकते हैं उसे। डिफ्रेगमेंटेशन से क्या होगा कि इससे कंप्यूटर की जितनी भी फाइलें हैं वो स्पीड उनकी तेज हो जाएगी, आप उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और वो दिखने में प्रदर्शन उनका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जब अपनी कंप्यूटर पर कोई फाइल सेव करेंगे, डिलीट करेंगे या उसको एडिट करेंगे, तो हार्ड डिस्क के छोटे छोटे हिस्से अलग अलग जगहों पर बिखर जाते हैं, इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इससे कंप्यूटर की फाइल को एक्सेस करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो हम इस फ्रेगमेंटेशन को डीफ्रेगमेंट कर देते हैं, यानी कि वापस से जैसा था वैसा कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। तो फाइलों को व्यवस्थित करना, उनको ऑर्गेनाइज करना ही क्या कहलाता है, हमारा डिस्क डीफ्रेगमेंटेड कहलाता है। देखिए इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इसको कैसे करेंगे, है ना। डिस्क डीफ्रेगमेंटर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, हार्ड डिस्क की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आपकी हार्ड डिस्क 2 साल चलती, तो अगर आप सही तरीके से डिफ्रेगमेंट कर रहे हैं तो 3 साल चल जाएगी, है ना। फाइल का एक्सेस टाइम कम हो जाता है, वो जल्दी लोड हो जाती है, सिस्टम जल्दी बूट हो जाता है, यानी कि सिस्टम को जब आप ऑन करते हैं तो जल्दी ऑन होता है। तो देखिए डिफ्रेगमेंटेशन जैसे अभी आपने क्लीन अप किया था, उसी के बराबर में यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आता है। इस ऑप्टिमाइज के ऑप्शन पे जाके आप ऑप्टिमाइज ड्राइव करके यहाँ से डिफ्रेगमेंट को एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद में
इसको एनालाइज होने के बाद में ये क्या हो जाएगा, डिस्क डिफ्रेगमेंट हो जाएगा। तो इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, है ना, वही आप अपना माई कंप्यूटर खोलेंगे। देखिए माई कंप्यूटर को खोलने की जो शॉर्टकट की होती है वो हमारी होती है विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई, ये क्या खुल रहा है, इससे विंडोज का एक्सप्लोरर खुलता है। क्या खुलता है, विंडो का एक्सप्लोरर खुलता है। और ये बहुत ही काम में आती है जब भी आपको माई कंप्यूटर खोलना हो। यहाँ से ये जो सी डी ड्राइव आती है, तो आप विंडो प्लस ई शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। ये क्या खुल रहा है यहाँ पे, फाइल का एक्सप्लोरर कह सकते हो, या इसे आप कह सकते हो माई कंप्यूटर खुल रहा है। ठीक है, तो मैं ज्यादातर विंडो ई को प्रेफर करता हूँ। मैंने यहाँ पे विंडो ई प्रेस किया, यहाँ पे ये हमारा डिफ्रेगमेंटेशन के लिए ये फाइल एक्सप्लोरर खुल के आ गया। यहाँ से हम अपने सिस्टम में जाएंगे दिस पीसी के अंदर, है ना। और सपोज मुझे सी ड्राइव को ही डिफ्रेगमेंट करना है तो सी ड्राइव पे क्लिक करूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आ जाएगा। इस मैनेज के ऑप्शन में यहाँ पे आएगा ड्राइव टूल, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका आ रहा है ऑप्टिमाइज। अब इस ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये खुल के आ जाएगा ऑप्टिमाइज ड्राइव। यहाँ पे दिखा रहा है कि 8 डेज सिंस लास्ट लास्ट रीट्रिम, कि आपने 8 दिन से इसको डिफ्रेगमेंट नहीं किया। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको ऑप्टिमाइज पे क्लिक करूंगा। ऑप्टिमाइज होने के बाद ये सी ड्राइव पे क्लिक करके हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, और ये जैसे ही ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है, ड्राइव आर बीन एनालाइज एंड शेड्यूल कंडेंस ऑप्टिमाइज फ्रीक्वेंसली। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो वीकली पर सेट है। अब ये ऑप्टिमाइज हो चुका है, अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिफ्रेगमेंट हो गई है। ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद से कर देता है। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता है, वो सारी चीजों को हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट हमारा टूल है एंटीवायरस। देखिए जब से विंडो 10 और विंडो 11 आई है, हमें बहुत ही कम एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो फायरवॉल है वो बहुत स्ट्रांग है। इसके अंदर इनबिल्ट सिक्योरिटी दी गई है, जैसे लाइनेक्स में होती। ठीक है, लाइनेक्स के अंदर कभी एंटीवायरस की इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन विंडो 7 में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेट पे काम करते हैं, कॉन्फिडेंशियल काम करते हैं, है ना, तो आप एंटीवायरस आपको रखना चाहिए। एंटीवायरस भी एक प्रकार के क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को हमारे वायरस से, मालवेयर से, ट्रोजन, स्पाईवेयर आदि से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब ये वायरस तो आपको समझ में आता होगा, मालवेयर नहीं समझ में आता होगा, ट्रोजन, स्पाईवेयर। इसको हम चैप्टर नंबर 9 में जब साइबर सिक्योरिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इनको डिटेल में कवर करेंगे कि मालवेयर क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है। अभी क्या नहीं है, आप ये समझो कि ये सब क्या है, एक वायरस के टाइप ही हैं जो हमारे कंप्यूटर में फाइलों को, है ना, नुकसान पहुंचाते हैं। कॉमन टाइप ऑफ थ्रेट्स हैंडल बाय द एंटीवायरस। एंटीवायरस के द्वारा जितने भी कॉमन टाइप के खतरे हैं, थ्रेट्स बोलते हैं खतरों को, इन खतरों को हैंडल किया जाता है। जैसे वायरस हो गए, वॉर्म्स हो गए, स्पाईवियर हो गए, ट्रोजन हॉर्स हो गए, है ना, रैंसमवेयर हो गए, रूट किट्स हो गए, फिशिंग अटेम्प्ट्स हो गए। इन सभी से हमारा एंटीवायरस क्या करता है, बचाता है हमें। तो इनके बारे में हम चैप्टर 9 में साइबर सिक्योरिटी में डिटेल में पढ़ेंगे। आप टेंशन न लें, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो, देखिए सबसे जो इस समय विंडोज 10 के अंदर जो आ रहा है, ठीक है, जो एंटीवायरस आ रहा है वो खुद ब खुद विंडोज का डिफेंडर है। ये इनबिल्ट है, फ्री है ना, विंडोज के साथ में आता है, फ्री है, इनबिल्ट है। इनबिल्ट का मतलब है विंडोज के साथ में बना बनाया आता है, विंडोज के साथ बना बनाया आता है। एक हमारा अवस्था आता है, एमसी कैफे, क्विक हील। ये इंडिया में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फेमस है क्विक हील, कैस्पर की, नॉर्टन और बिट डिफेंडर। देखिए यहाँ पे ये सबका मैंने K7 भी बहुत अच्छा एंटीवायरस है। पर्सनली मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अपने सिस्टम के लिए K7 ले लें, सस्ता भी है और बढ़िया भी है। अगर आप प्रोफेशनल यूज करना चाह रहे हैं तो क्विक हील बहुत बेस्ट है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फायरवॉल क्या होता है। देखिए फायरवॉल के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फायरवॉल जो होते हैं ये दो तरह के आते हैं, एक हार्डवेयर भी होते हैं और दूसरे हमारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ठीक है, पहला टाइप इसका हो गया हार्डवेयर, दूसरा टाइप होता है इसका सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल की बात करेंगे। फायरवॉल एक प्रकार का सिक्योरिटी सिस्टम है। ये जैसे हमारे, है ना, एक वॉल की तरह काम करता है। अब जैसे चाइना वॉल बनाया ना चाइना वालों ने कि इधर से लोग अटैक करेंगे,
तो इधर नहीं फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक वॉल की तरह काम करता है कि अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस आता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि सर्वर, इंटरनेट और है ना, यहाँ से कोई भी हैकर अगर इसे अटैक करना चाहेगा तो इस दीवार को नहीं तोड़ पाएगा। ये हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक रक्षक दीवार, प्रोटेक्टेड बैरियर की तरह काम करता है और हमें अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब है अगर कोई हैकर हमारे कंप्यूटर को या हमारे सर्वर को, ठीक है, वहां से एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये खतरनाक डेटा को फिल्टर करता है और जो वायरस होते हैं उन्हें भी रोकता है हमारे कंप्यूटर में आने पे। आपने देखा होगा कई बार अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस लोड होता है, आप कोई ऐसी वेबसाइट खोलते हैं जहां पे पायरेटेड सॉफ्टवेयर है या कोई और अन्य, तो वहां पे अगर उसमें वायरस वगैरह होता है तो वो पेज नहीं खुलता है और वहां पे फायरवॉल उसे रोकता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे कि जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारे टाइप के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। इसके कई टाइप होते हैं, है ना। ये अलग अलग हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है। सबसे जो मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नॉर्मली हम लोग चलाते हैं वो है, सबसे पहला वाला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा है रियल ऑपरेटिंग सिस्टम और छठा है इसका मोबाइल ऑपरेटिंग। देखिए जब ओ लेवल के अंदर थ्योरी का एग्जाम होता था तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे आपको लिखने के, क्या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए, 5 टाइप को उसको डिस्क्राइब कीजिए। लेकिन अब जब एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न आता है तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको एक टिक लगा। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स लग रहा है ना, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को वन बाई वन। देखिए सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, ये है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बैच से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगा, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब, जो काम होते हैं ना, काम, जॉब, यहाँ पे काम को बोला गया है कि काम को एक साथ एक बैच में एग्जीक्यूट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ओ लेवल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अब ओ लेवल में अगर 30 बच्चे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक 30 बच्चों का बैच बन जाएगा। अगर मैं 9 बजे पढ़ाता हूँ तो ये 9 AM वाला बैच हो जाएगा ओ लेवल का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सभी काम को यानी कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस बैच में 30 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो हर यूजर अपनी जॉब को पहले से तैयार करता है। यानी कि अगर यहाँ पे 10 यूजर हैं हमारे पास, ठीक है, उनके अलग अलग काम है, तो ये क्या करेंगे, पहले एक बैच बनाएंगे और उसको ऑफलाइन डिवाइस जैसे पंच कार्ड का यूज करके या कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट कर देंगे। ऑपरेटर उन सभी जॉब को कलेक्ट करेगा, एक बैच बनाता है, फिर सिस्टम उस बैच को एक एक करके सीरियली प्रोसेस करेगा। मान लीजिए 10 यूजर हैं, उनके 10 अलग अलग काम है, ठीक है, 10 अलग अलग काम है। तो जो पहला काम होगा और उन सब 10 लोगों का अगर वो काम है तो पहले इसको प्रोसेस करेगा, फिर दूसरे काम को प्रोसेस करेगा, फिर तीसरे काम को प्रोसेस करेगा। इस तरीके से वो 10 अलग अलग बैच बना के 10 काम को प्रोसेस करेगा एक के बाद एक। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए सपोज करिए 5 यूजर ने अपनी पंच कार्ड जॉब सबमिट की, सिस्टम उन सभी को कलेक्ट करेगा, एक साथ रन करता है बिना बीच में किसी रुकावट के। जैसे ये यूजर 1 है, इसने अपनी जॉब सबमिट की, ये यूजर 2 है, इसने की, है ना, 3 ने की, 4 ने की, 5 ने की। तो इन सब ने ऑपरेटर को अपनी जॉब, तो ये क्या करेगा, जो भी काम था, मान लीजिए फोटोकॉपी का है, तो ये फोटोकॉपी का एक बैच बना लेगा और कंप्यूटर उसको क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा। फिर उन्होंने अगर दूसरा जॉब प्रिंट किया, स्कैन करना है, तो उन सबको एक बैच में बनाएगा, फिर उसके बाद में प्रोसेस कर देगा। तो इस तरीके से ये बैच बाई बैच प्रोसेस करता है। नेक्स्ट हमारा पास है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, टाइम को शेयर किया जाता है। देखिए जो सीपीयू होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, है ना। सीपीयू हर प्रोसेस को बराबर समय या उनको क्या देगा, इक्वल टाइम प्रोवाइड करेगा ताकि सभी प्रोसेस को एक साइमल्टेनियसली
यानी कि एक साथ रन होते दिखें। ये सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है जहां पे दो या दो से अधिक काम एक साथ हो रहे हो। मल्टी, दो या दो से अधिक, टास्क का मतलब होता है काम, ठीक है। और हर यूजर, हर प्रोग्राम या सीपीयू को कुछ समय के लिए क्या कर देगा, वो उसको टाइम एलोकेट कर देगा कि वो काम करना है। अगर एक प्रोसेस उस समय में कंप्लीट नहीं होती है तो उस क्यू के एंड में भेज दिया जाएगा और अगली प्रोसेस को टाइम मिल जाता है। यानी कि इसको देखिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 6 यूजर एक समय पर कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं, सीपीयू हर यूजर की प्रोसेस को थोड़ी थोड़ी देर एग्जीक्यूट करता है, जिससे सभी को फास्ट और फेयर रेस्पॉन्स मिल जाएगा। मतलब इन्हें लगेगा कि सब एक साथ लॉगिन हो गए हैं, लेकिन वो अपना अंडर अंडर उनका टाइम एलोकेट करके, मान लीजिए 1 मिनट देगा सबको, तो 1 मिनट के अंदर सारे लॉगिन कर देगा। और जब 1 मिनट के बाद में सब अपना अपना सिस्टम खोल लेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उन सिस्टम में यूज किया जाता है जहां टास्क को एक्यूरेट टाइमिंग के साथ हैंडल करना होता। मतलब बिल्कुल रियल टाइम में। रियल टाइम का मतलब है वास्तविक समय में, जो समय हो रहा है उसी समय हमें उसे मॉनिटर करना। ये ओएस हर इनपुट या इवेंट का रिस्पॉन्स फिक्स करता है और गारंटीड टाइम फ्रेम के अंदर ही हमें मिली सेकेंड्स भी या माइक्रो सेकेंड जो भी होते हैं उसमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए हार्ट बीट है, तो ये जो हार्ट बीट के लिए जो यहाँ पे आईसीयू वगैरह जो होते हैं ना, आईसीयू में जो मरीज पेशेंट होते हैं उनकी हार्ट बीट नप रही होती है। तो अगर वो 1 सेकेंड भी सांस ना लें तो ये वाली जो लाइन है ना, ये सीधी हो जाती है। अगर उनकी सांस रुक जाएगी यानी कि वो डेड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट और रियल टाइम उसी समय में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देखिए मेडिकल डिवाइसेस में इसका यूज होता है, जैसे हार्ट की मॉनिटरिंग करने में। इंडस्ट्रियल में इसका यूज होगा, जैसे रोबोट और मशीन को चलाने में। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जैसे एयरप्लेन ऑटो पायलट पे चलाते हैं तो उनको हर एक सेकंड की खबर मिलती रहती है ना। ऑटोमोबाइल में एयरबैग सिस्टम होते हैं ना, जब कार वगैरह में एयरबैग खुल जाते हैं एकदम, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कोलिजन होने पर मिली सेकेंड में एयरबैग खुलना चाहिए। मतलब टक्कर हो जाए या हादसा हो जाए तो वहां पे एकदम से एयरबैग खुलना चाहिए उसी सेकंड। तो टास्क शेड्यूलिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल, ये डिवाइस ड्राइवर सब एक सिस्टम बना के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस इसे कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस। ये इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर देखिए इसके बाद में एक आता है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड का क्या मतलब होता है? एम्बेडेड का मतलब होता है कि किसी दूसरी डिवाइस में उसको जोड़ा गया है। ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए, ताकि वे एक सिंगल टास्क या एप्लीकेशन को एफिशिएंटली चला सकें। जैसे सपोज वॉशिंग मशीन है आपके पास, तो वॉशिंग मशीन के अंदर एक टाइमर लगा होता है ना। अब वो टाइमर केवल वॉशिंग, वो टाइम के लिए लगाया गया होता है। तो उसके अंदर एक कंप्यूटर एम्बेडेड कर दिया जाता है और वो उस टाइम के हिसाब से काम करता रहता है। तो ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और ऐसी डिवाइस में यूज होते हैं जहां रिसोर्सेस जैसे मेमोरी, प्रोसेसिंग बहुत लिमिटेड होती है और माइक्रो कंट्रोलर का इसके अंदर यूज किया जाता है, ना कि माइक्रो प्रोसेसर। देखिए रियल लाइफ इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सबसे पहले है वॉशिंग मशीन। सिर्फ वॉश साइकिल को मैनेज करता है कि वो कितना साइकिल उसमें चक्कर घूम रहे हैं। माइक्रोवेव ओवन में टाइम को और हीट को कंट्रोल करने के लिए एक एम्बेडेड सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है। डिजिटल कैमरा में इमेज कैप्चर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। स्मार्ट वॉच के अंदर हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, नोटिफिकेशन भेजने के लिए, है ना। ट्रैफिक मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी सिस्टम में, प्रिंटर के अंदर, ओवन के अंदर, अल्ट्रासाउंड मशीन में, ऑडियो सिस्टम में, टेलीविजन में, फैक्स मशीन में, इनमें सब में क्या लगा हुआ होता है? एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगा हुआ होता है। नेक्स्ट है देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर का मतलब है एक ही यूजर है जो उसे यूज करेगा, एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में सिर्फ सिंगल यूजर कंप्यूटर को एक्सेस करने की क्या देता है? परमिशन देता है या अनुमति देता है, उसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति सिस्टम के सभी रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, चाहे वह फाइल को ओपन करना हो, प्रोग्राम को चलाना हो या टास्क को कंप्लीट करना हो। तो इसमें देखिए यूजर कंप्यूटर का एक ही यूजर होगा और वो अपने तरीके से कीबोर्ड माउस का यूज करेगा, कंप्यूटर को चलाएगा, सीपीयू को यूज करेगा, है ना। तो ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, सिंगल यूजर। इसके रियल लाइफ एग्जांपल हैं, जो एमएस डोज आया था, ये कैसा था? हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिर विंडोज 3 आया, विंडो 95, विंडो 90,
798। मैकिंटोश ओएस, ये एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का। टैबलेट्स और स्मार्टफोन में भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज किए जाते हैं। बेसिकली ये पर्सनल कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदा अपने कंप्यूटर को चला रहा होगा और वो सिंगल ही होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे जो सिस्टम है वो नेटवर्क में लगाए जाते हैं। जैसे ये मेन सर्वर बनाया गया है, ठीक है। अब इस सर्वर में क्या होगा, 10 लोग, जैसे ये एक यूजर है, दूसरा यूजर है, तीन यहाँ पे, तो दो या दो से अधिक यूजर एक समय में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक ही समय में कई यूजर एक ही कंप्यूटर को एक साथ यूज कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल यूजर नेटवर्क या अलग अलग टर्मिनल के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करते हैं, और उन सिस्टम उनके बीच रिसोर्सेज को एफिशिएंटली शेयर भी करता है। सपोज यहाँ पे 10 यूजर एक ही साथ सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटर एक ही खरीदेंगे, ठीक है। प्रिंटर कितने खरीदेंगे, एक प्रिंटर खरीदेंगे। तो ये भी यहाँ से कमांड दे सकता है, ठीक है, ये भी दे सकता है प्रिंट की कमांड, और ये भी दे सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रिंटर है वो 10 लोगों ने नेटवर्क के जरिए शेयर कर लिया, है ना। 10 प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, 10 सीपीयू लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर, यहाँ पे 10 लोग, 100 लोग, जितना भी बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतने लोग उसको एक ही समय में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज की बचत होती है ना, लाइट की बचत होती है, और बहुत सारा समय भी बचता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, देखिए मल्टी यूजर में सबसे पहले आया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर में यूज किए जाते हैं। विंडोज में आता है विंडोज सर्वर ओएस, ये 2008 एक आया था। फिर इसके बाद में शायद 2015 भी आया है। मेन फ्रेम सिस्टम में यूज होते हैं। ये मेन फ्रेम सिस्टम जो है ज्यादातर रेलवे में, बैंक में यूज होते हैं, बड़े कंप्यूटर होते हैं। देखिए ऐसा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो केवल एक ही टास्क परफॉर्म करता है। टास्क का मतलब है एक समय में एक ही काम करता है ना, एक ही समय में एक ही काम को करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में पहले से पहले एक टास्क को पूरा करा जाएगा, उसके बाद दूसरे टास्क पर वो काम करता है। तो जो एम एस डोस था ये हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग था, ठीक है। इसमें एक समय में एक ही काम किया जाता है। फिर हमारे पास आए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग, देखिए मल्टी का मतलब है दो या दो से अधिक, टास्क का मतलब है काम। तो एक समय में दो या दो से अधिक काम अगर हम कर पा रहे हैं तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को मल्टीटास्क या मल्टी प्रोसेस करने की एक साथ सुविधा देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के टाइम को क्या करता है, स्मार्टली डिवाइड कर देता है, ताकि एक समय में हम कई प्रोग्राम चलते हुए दिखाई दें। देखिए इसे आप एक आसान से एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे आप, है ना, विंडोज के अंदर कैलकुलेटर पर काम कर रहे हो जोड़ने घटाने का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप एमएस वर्ड में कुछ अपनी एप्लीकेशन वगैरह टाइपिंग कर रहे हो, है ना। गूगल क्रोम पे आपने गाने सुन रखे हैं, यहाँ पे फायरफॉक्स के अंदर कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, तो आप यहाँ पे कई सारे वर्ड, क्रोम, म्यूजिक प्लेयर एक साथ चला सकते हैं। विंडोज के अंदर भी मल्टीटास्किंग होती है, लाइनेक्स में भी, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लेकिन डोज के अंदर नहीं कर सकते थे। डोज ये कैसा था, सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 3। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट 4 को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल की हर नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नदीम सर, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।